नमस्कार साथियों आज की इस वीडियो में हम आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2 मार्च ऑल शिफ्ट में आए हुए जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ, और इन प्रश्नों के आधार पर हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि आगे आने वाली शिफ्टों में कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बात करें अगर पहले शिफ्ट की तो प्रश्न पूछा गया था कि वर्ष 1991 के आर्थिक सुधार के दौरान भारत का प्रधानमंत्री कौन था। इसको आप करंट अफेयर्स भी मान सकते हैं, स्ट्रेटेजी के भी मान सकते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स ऐसे मान सकते हैं, इस लिहाज से आप मान सकते हैं कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का, डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो है निधन हुआ है 2024 में। ठीक है, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, तो करंट अफेयर्स भी जा सकता है। ठीक है, तो इसके आधार पर क्वेश्चन अभी आगे और भी बन सकते हैं, जैसे कि एलपीजी मॉडल। ठीक है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में एलपीजी मॉडल बनाया गया था। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बात करें अगर वर्ष 1991 की, तो वर्ष 1991 में प्रधानमंत्री थे पीबी नरसिम्हा राव। कांग्रेस की सरकार थी, पीबी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है उस समय वित्त मंत्री थे। ठीक है, पीबी नरसिम्हा राव उसमें भारत के 9वें प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, और मनमोहन सिंह 1991 में वित्त मंत्री के रूप में थे। उन्होंने नरसिम्हा राव सरकार के साथ मिलकर आर्थिक सुधारों को लागू किया। 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था को उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलपीजी मॉडल, ठीक है, की दिशा में ले जाने के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार किए थे। ठीक है भाई, अगला प्रश्न है कि डीपीएसपी का वर्णन संविधान के किस भाग में है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है भाग 4। डीपीएसपी का वर्णन क्या है, संविधान के भाग 4 में है। ठीक है, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। ठीक है, डीपीएसपी की अवधारणा आर्य संविधान से ली गई है। ठीक है, अनुच्छेद 37 के अनुसार भाग 4 में वर्णित प्रावधान किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 3 तथा 4 मिलकर के संविधान की आत्मा तथा चेतना कहलाते हैं। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि संगाई महोत्सव कितने दिन मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 10 दिन। संगाई महोत्सव जो है 10 दिनों तक मनाया जाता है। ये 21 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक ये त्योहार मनाया जाता है। मणिपुर का त्योहार है। ठीक है, और मणिपुर में एक पशु पाया जाता है, इसको हिरण बोलते हैं, संगाई बोला जाता है, संगाई नाम का हिरण बोला जाता है, जो कि केवल मणिपुर पाया जाता है। भूरे रंग का होता है, भूरे रंग का सिंग होती है, भूरे रंग का कलर उसका होता है। तो उसी पशु के नाम पर जो है, ठीक है, इस त्योहार का नाम क्या रखा गया, संगाई रखा गया है। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। कभी कभी पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो अनुच्छेद 63। भारतीय संविधान के भाग 5 में भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 से 73 तक देश के उपराष्ट्रपति की योग्यता, चुनाव और बर्खास्तगी से संबंधित है। चुनाव लड़ने के लिए आयु जो होती है 35 साल होती है। अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। जिसका जो राइट आंसर है वो है राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जिसे बाद में ब्रह्म सभा की स्थापना की थी, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2024 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया। इसका जो राइट आंसर है वो है तीसरा संस्करण। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो सैन्य अभ्यास होता है उसको बोलते हैं ऑस्ट्रा हिंद, जो कि एक वार्षिक अभ्यास है और बारी बारी से एक बार भारत में एक बार ऑस्ट्रेलिया में तरह से आयोजित होता है। तो इस बार भारत में हुआ, तो 2023 में ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि पंचवर्षीय योजना का मसौदा कौन तैयार करता है। जिसका राइट आंसर है वो है योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। ठीक है, 1951 से लेकर के 2014 तक पंचवर्षीय योजनाओं का मसौदा योजना आयोग द्वारा तैयार किया जाता था।
ठीक है, 2015 में योजना आयोग को नीति आयोग से बदल दिया गया और 2015 से 2017 तक नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं का मसौदा तैयार किया। ठीक है, 2015 में नीति आयोग, जिसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, ने योजना आयोग की जगह ले ली। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, और गुरजारी लाल नंदा जो है उपाध्यक्ष थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो आदर्श वाक्य था वो था कृषि का विकास। 1951 से लेकर 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना चली। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2024 में कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहा? जिसका जो राइट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। लगभग 23 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन पर गन्ने का उत्पादन यहाँ किया जाता है। इसके बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का, तीसरे नंबर पे कर्नाटक का नंबर आता है गन्ना उत्पादन में। अगला प्रश्न है कि रथ यात्रा पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है वो है उड़ीसा। ठीक है, रथ यात्रा या रथ महोत्सव एक हिंदू त्योहार है जो प्रत्येक वर्ष उड़ीसा के पुरी में प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में मनाया जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा श्री कृष्ण बलभद्र और उनकी छोटी बहन सुभद्रा को अर्पित है। हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से ये आरंभ होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा कब मनाई जाती है तो आषाढ़ मास, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपातकाल का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 352 इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 352, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है। इसके तहत राष्ट्रपति देश में युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है ये कि भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है? तो 3 बार। कितनी बार लग चुका है? 3 बार। एक 1962 में, पहला 1962 में लगा था भारत चीन युद्ध के कारण, दूसरा 1971 में लगा था भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण, और तीसरा लगा था 1975 में आंतरिक अशांति के कारण। आंतरिक अशांति उसमें इंदिरा गांधी सरकार थी। अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य में अमात्य का क्या कार्य होता है? तो इसका राइट आंसर है राजकीय मामलों में सलाह देना। मौर्य साम्राज्य में अमात्य राजा के प्रमुख मंत्री या सलाहकार होते थे जो दिन प्रतिदिन के प्रशासन को बनाए रखने और राज्य के शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कौन थे जिनका 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो डॉक्टर विवेक देवराय इसका राइट आंसर है। डॉक्टर विवेक देवराय इसलिए भी फेमस हैं कि उन्होंने पुराणों का और उपनिषदों का अनुवाद भी किया है। ठीक है, इसलिए भी फेमस हैं। 5 जून 2019 तक वो नीति आयोग के सदस्य भी रहे हैं। देवराय सितंबर 2017 से ईईसी के अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 21A इसका राइट आंसर है। ठीक है, संविधान में जो 86वां संशोधन हुआ था 2002 में, उसके द्वारा अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया जिससे शिक्षा को 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार बना दिया। 2009 में संसद ने बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी पारित किया जो अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा के अधिकार को लागू करता है। अक्सर पूछा जाता है कि आरटी कब लागू किया गया? 2009 में। ठीक है, अनुच्छेद 29 और 30 की बात करें तो अक्सर पूछा जाता है ये सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एलिफेंटा महोत्सव कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है फरवरी के महीने में। एलिफेंटा महोत्सव हर साल फरवरी के महीने में मुंबई के पास एलिफेंटा द्वीप पर मनाया जाता है जो कि नृत्य और संगीत का एक उत्सव है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी नदी मालवा के पठार से होकर के नहीं बहती है? तो महानदी इसका राइट आंसर है। मालवा के पठार से जो है चंबल है, काली सिंध है, बेतवा है, केन, ये सब नदियां बनती है लेकिन महानदी नहीं बहती है। अगला प्रश्न है कि कौन सा दर्रा भारत और चीन को जोड़ता है? तो ऑप्शन के अनुसार काराकोरम इसका राइट आंसर है। वैसे कई सारे दर्रे हैं जो भारत और चीन को जोड़ते हैं, जैसे कि नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में स्थित है और जो कि भारत और चीन के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है। सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है और सतलज नदी के पास है। त्रिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है जो कि भारत के कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत के बालकोट मतलब पुरंग शहर से जोड़ता है। अगला प्रश्न है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किस संशोधन से है? तो 42वां संविधान संशोधन इसका राइट आंसर है।
समिति की सिफारिशों के आधार पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51 के तहत जोड़ा गया। मेरे भाई, जितने भी की पॉइंट बता रहा हूँ इनको ध्यान रखिएगा। जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो तो ठीक है, लेकिन की पॉइंट जो बता रहा हूँ इनके आधार पर क्वेश्चन निश्चित तौर पर आगे आने वाली शिफ्टों में बनेंगे, इसलिए इनको विशेष तौर पर ध्यान देना है आपको। संविधान शुरुआत में संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे, ठीक है। बाद में 56वां जो संविधान संशोधन हुआ 2002 में, उसके द्वारा एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया। इस तरह से वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसको लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है। इस संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता भी जोड़े गए। इसमें सरकार किसकी थी? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की। अगला प्रश्न पूछा गया है कि वर्ष 2024 में कितने नए आपराधिक कानून लागू किए गए? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3। वो कौन से 3 नए कानून हैं? वो 3 कानून हैं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हो गए हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि अनुच्छेद 42 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 42 का संबंध है काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियां। अनुच्छेद 42 है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मतलब डीपीएसपी का एक हिस्सा है, जो कि राज्य को नीति निर्माण और कानून बनाने में मार्गदर्शन प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों तथा मातृत्व राहत के प्रावधान से संबंधित है। ठीक है भाई। अगला प्रश्न है कि 10वें राष्ट्रीय एकता दिवस 2024 के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी किसने दिखाई? इसका जो राइट आंसर है वो है अमित शाह। ठीक है। देखिए, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन भारत के लौह पुरुष के रूप में जाने जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती रूप में मनाया जाता है। ठीक है। भारत सरकार ने वर्ष 2014 में राष्ट्रीय एकता दिवस की शुरुआत की थी। ठीक है। 10वां जो राष्ट्रीय एकता दिवस था 2024 में जो मनाया गया, उसके अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 29 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई। अगला प्रश्न पूछा गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 6 वर्ष या ज्यादा 65 साल की उम्र तक। ठीक है। मिनिमम 6 साल तक या 65 वर्ष की उम्र तक। ठीक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त सेवा की शर्तें अधिनियम 1991 के प्रावधानों के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। ठीक है। अच्छा, इनको जो सुविधाएं प्राप्त होती हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको जो सुविधाएं प्राप्त होती हैं वही मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को प्राप्त होती हैं। 1857 के विद्रोह से प्रश्न पूछा गया कि 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने कब दबा दिया था? तो इसका राइट आंसर है 1859। 1857 का जो विद्रोह है वो 10 मई 1857 को शुरू हुआ और 1 नवंबर 1858 तक चला। मेरठ में विद्रोह भड़कने के 14 महीने बाद 8 जुलाई 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने शांति की घोषणा की। ठीक है। 1858 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ और ब्रिटिश ताज को सत्ता सौंप दी गई। अक्सर पूछा जाता है कि भारत सरकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1858 में। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का उस समय शासन खत्म हो गया और ब्रिटिश राज भारत में आ गया। लॉर्ड कैनिंग जो है उस समय कौन थे? वायसराय थे। अक्सर पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में भाषण कब दिया था? 11 सितंबर 1893। इसका राइट आंसर है। 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में नरेंद्रनाथ, जो कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था, जन्म हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया कि अशोक के समय मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? इसका जो राइट आंसर है वो है पाटलिपुत्र, वर्तमान में जिसको हम पटना के नाम से जानते हैं। अच्छा, पाटलिपुत्र के अलावा कुछ क्षेत्रीय राजधानियां भी थी, इसको भी आपको ध्यान रखना है। जैसे उत्तरी प्रांत की राजधानी थी तक्षशिला, पश्चिमी प्रांत की राजधानी उज्जैन थी, दक्षिणी प्रांत की राजधानी सुवर्णगिरी था, पूर्वी प्रांत की राजधानी कोसली था। ठीक है। अक्सर पूछा जाता है कि मौर्य साम्राज्य का अंत कब हुआ, किसने किया? तो 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना की। इस तरह से मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। ठीक है। अक्सर क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? वो था बृहद्रथ।
ठीक है। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के 91वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना इसका राइट आंसर है। इसके पहले कौन थे? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? 111 इसका राइट आंसर है। ठीक है। पहले 5 थे, बाद में 106 नए बने हैं। ठीक है। भा, भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अनुसार वर्तमान में कितने कितने हैं? 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। मुख्यमंत्री को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है राज्यपाल। ठीक है। राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है और शपथ दिलाता है, जिसकी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार होती है, उत्तरदायी होती है? विधानसभा के प्रति। अगर अनुच्छेद आपसे पूछ लिया जाए, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल जो है विधायक दल के नेता को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बड़ी लाइन में रेल की मानक चौड़ाई कितनी होती है? ठीक है। पिछले वीडियो आपको हमने जो भी कराए हैं आरपीएफ कांस्टेबल के ऊपर, ठीक है, उसमें हमने रेलवे के बारे में चर्चा किया था। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन रेलवे के बारे में क्वेश्चन बन रहा है, आगे क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे। ठीक है। तो रेल से संबंधित क्वेश्चन जो भी है वो आपको ध्यान में रखना है। तो बड़ी लाइन में रेल की मानक चौड़ाई कितनी होती है? 1676 मिलीमीटर या 5 फीट 6 इंच। इसके अलावा अगर मानक गेज की बात करें, इसको स्टैंडर्ड गेज भी कहा जाता है, तो 1435 मिलीमीटर या 4 फीट 8.5 इंच। तीसरा नंबर आता है मीटर गेज का। इसकी जो चौड़ाई होती है पटरियों के बीच की, वो जो है 1000 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर या 3 फीट और 3/3/8 इंच। सबसे छोटी होती है नैरो गेज। ठीक है। इसकी जो पटरियों के बीच की जो चौड़ाई होती है उसी होती है 762 मिलीमीटर, इसकी या 2 फीट 6 इंच। नैरो गेज पहाड़ों पे पाई जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? तो गुरु अमरदास सिखों के तीसरे गुरु थे। ठीक है। सिखों के टोटल 8 गुरु हैं। पहले हैं गुरु नानक देव, उसके बाद गुरु अंगद, गुरु अमर, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु हरराय, गुरु हरकृष्ण, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है। गुरु अच्छा, इसके बाद क्या सिखों के गुरु नहीं हुए कोई? है ना, सिख धर्म ग्रंथ जिसको गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है, इनको सिखों का अंतिम गुरु कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न पूछा गया है कि तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तीसरी अनुसूची का संबंध शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप से है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है, जो कि विभिन्न संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के लिए निर्धारित है। अनुच्छेद की अगर बात करें तो अनुच्छेद 75(4), 99, 124(6), 148(2), 164(3), 188 और 219 से संबंधित है ये। ठीक है। तीसरी अनुसूची। अब बाकी जो अनुसूचियां आई उनके बारे में भी जान लेते हैं। पहली अनुसूची की अगर बात करें तो इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख मिलता है। दूसरी अनुसूची में इसमें भारत के राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और अन्य संवैधानिक पदों के वेतन और भत्ते दिए गए हैं। वहीं अगर चौथी अनुसूची की बात की जाए तो इसमें राज्यसभा में राज्यों और केंद्र प्रदेशों के लिए सीटों के आवंटन का उल्लेख है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधान दिए गए हैं। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधान दिए गए हैं। सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों का विभाजन किया गया है। वहीं अगर आठवीं अनुसूची की बात करें तो इसमें भारतीय भाषाओं का उल्लेख मिलता है। नौवीं अनुसूची में उन कानूनों को शामिल किया गया है जो न्यायालयों द्वारा चुनौती से सुरक्षित हैं। 10वीं अनुसूची इसमें दल बदल विरोधी कानून का उल्लेख मिलता है। 11वीं अनुसूची इसमें पंचायती राज व्यवस्था को संबंधित प्रावधान दिए गए हैं और 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है भाई, जितनी भी अनुसूचियां हमने बताई हैं इसे आपको ध्यान में रखना है, इसकी साथ लेकर सुरक्षित रख लेना है, नोट कर लेना है, क्योंकि आगे आने वाले शिफ्टों में अनुसूचित क्वेश्चन निश्चित तौर पे बनना ही बनना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि तात्या टोपे का संबंध किस छावनी से था? इसका जो राइट आंसर है वो है बिठूर छावनी। तात्या टोपे का संबंध बिठूर छावनी से था, जहां वे पेशवा बाजीराव द्वितीय के साथ रहते थे और 1857 के विद्रोह में नाना साहिब के साथ शामिल हुए थे। तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को ग्वालियर के पास शिवपुरी में फांसी दी गई थी। ठीक है मेरे भाई।
चलिए इन्हीं प्रश्नों के साथ आज के वीडियो का एंड करते हैं। जितना संभव हो सका उतना प्रश्न मैंने करा दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज जाते जाते एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। और अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके कमेंट कर दीजिएगा तो पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।